जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता है इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा, जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं, संविधान का जो चल रहा है भाग 3, और उसमें हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ लिए थे। और जो आर्टिकल है 28 तक हम आपको बता दिए थे कि जो चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं आर्टिकल 28 को। तो आर्टिकल 28 में कहा गया था कि जितने भी सरकारी धन से चल रहे हैं शिक्षण संस्थान हैं, यानी जितने भी सरकारी पैसे से जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी चल रहा है, उसमें धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उसमें ऐसे जैसे धार्मिक रिलीजन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई भी ऐसी शिक्षा एजुकेशन नहीं दी जाएगी। वो भी कब? जब सरकारी पैसे से चल रहा हो तब। तो ये आर्टिकल 28 का आता है। तो हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो छठा लेक्चर है और इसका भाग 3 है। आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 29 से 35 तक, यानी भाग 3 आज एंड हो जाएगा। तो ये चौथा वीडियो है, इसका चौथा पार्ट है। और वीडियो तो जो 6 वीडियो तक हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और जो भाग 3 है, इसमें मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें हम 4 तक आपको पढ़ा दिए थे। जो 4 का है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक था। और इसमें जो है 5वां जो आता है शिक्षा व संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यक के लिए। तो मेनली इसमें यही बात इंक्लूड किया गया अल्पसंख्यक के लिए, जो माइनॉरिटी हैं। तो इसमें हम देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। तो इसमें ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा की हो गया। और उनके जो शिक्षा और संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसका देखिए साफ साफ ईजी भाषा में अगर समझना चाहते हैं, तो जितने भी माइनॉरिटी हैं भारत में, उनके लिए ये कहा गया आर्टिकल 29 ये कहता है कि उनकी जो अधिकार हैं या उनकी जो सुरक्षा है, वो देखिए सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन जो उनकी अपनी भाषा है, यानी जो जैसे माइनॉरिटी में कौन-कौन से आते हैं, जैन, पारसी, मुस्लिम, ईसाई। तो इनकी जो अपनी भाषा है और संस्कृति के आधार पर अगर ये चाहते हैं किसी संस्था में प्रवेश करना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ये आर्टिकल 29 उनका अधिकार ये देता है। अब चलिए आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थान। इसमें मेनली इंक्लूड ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं, वे अगर चाहें तो वे अपनी अलग से एक संस्था खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। वे इनका अधिकार होगा। वे अगर अपना चाहते हैं शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं तो वे खोल सकते हैं, वे इसके लिए आज़ाद हैं। देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि अगर वे माइनॉरिटी अगर चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी, स्कूल जो कुछ भी संस्था खोलना चाहते हैं, वे तो खोल ही सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी इंक्लूड किया गया है कि वे उनकी शिक्षा संस्थान पर जो पैसा खर्च होगी, वे सरकार देगी, यानी गवर्नमेंट देगी। इसका ये कहा गया है आर्टिकल 30 में। तो यानी अगर वे चाहते हैं कि जो शिक्षा यूनिवर्सिटी स्कूल खोलना चाहते हैं केवल माइनॉरिटी, तो वे सरकार पैसा उनको देगी, फंड करेगी। तो ये आर्टिकल 30 का आता है। अब चलिए बात करते हैं हम संपत्ति का अधिकार। तो ये मेनली जो हम लोग का ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट था, पहले था, लेकिन अब नहीं है। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार-बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि पहले ये मौलिक अधिकार है कि नहीं? तो ऐसा करके क्वेश्चन ये पूछ देता है। तो ये आर्टिकल 31 था, लेकिन इसमें ये कहा गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को अब क्या किया है, इसको हटाकर, यानी 44वां संशोधन 1978 द्वारा इसको आर्टिकल 300 का क में डाल दिया गया है। 300 का क में डाल दिया गया है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। ये 300 का क में डाल दिया गया है। तो इसमें यही कहा गया था कि इसमें जो पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी, तो यही मूल अधिकार था। ये जो संपत्ति का अधिकार है या पैतृक संपत्ति का अधिकार, ये तो है ही। ये बात इसको समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। इसमें 300 का क, यानी 300 में नहीं डाला गया, 300 का क एक और आर्टिकल जोड़ा गया है। ये ध्यान दीजिए कि जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे मान लीजिए, अब चलिए इसको थोड़ा समझा ही देते हैं हम। जैसे इसमें कहा गया है कि जो पैतृक संपत्ति है, मान लीजिए ये आपके पिता हैं, केवल मान के चलिए, ये आपके पिता हैं और ये आप हैं। तो इनके जो ये जो आपके पिता हैं, इनकी जो संपत्ति मिला था, पैतृक संपत्ति, इनके पिताजी से मिला था। इनके पिताजी से ही न मिला होगा, जमीन जायज जो कुछ भी जायदाद होगा, तो ये इनको मिला। फिर से जो इनकी संपत्ति है, अगर ये खरीदते नहीं है, ये यानी अपने पूर्वज से मिलता हुआ जो संपत्ति चला आ रहा है,
ये आपका भी होगा, उसमें आपका भी अधिकार होगा। तो यही बात इस संपत्ति का अधिकार में कहा गया है। लेकिन 300 का कम क्या जोड़ा गया है? 300 का कम ये जोड़ा गया है कि ये अधिकार तो चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि कोई विकास काम करने के लिए सड़क बनाना चाहती है और उसमें आपका यहाँ पर ज़मीन आ जाता है, तो वो अगर चाहती है तो ये आपका ज़मीन ले सकती है, ये आपका मूल अधिकार नहीं होगा, ठीक है? यही इसमें बताया गया है कि इसे 300 का कम में डाल दिया गया है, तो आपका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और सरकार का फ़ायदा हो जाएगा। तो यही संपत्ति के अधिकार को 300 का कम में जोड़ दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जो अगला जो आता है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक 6 मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट हम लोग का 6 था। कौन-कौन था? एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये पहला हो गया, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 19 से 22 तक का आर्टिकल था। शोषण का अधिकार तीसरा था, जिसमें 23 से 24 तक का आर्टिकल था। फिर से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 25 से 28 तक था, ठीक है? फिर से आता है पाँचवां, पाँचवां आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक था, ठीक है? और जो छठा हम लोग का आता है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, लेकिन सातवां जो आता है यही 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो छठा आता है, छठा जो आता है 7वें नंबर पर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यही है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसका अर्थ क्या है ये हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो ये कहता है संवैधानिक उपचार, जितना भी आपका मूल अधिकार है, आपका 6 मूल फंडामेंटल राइट हैं, अगर आपका ये फंडामेंटल राइट को हनन होता है किसी के द्वारा, तो आप सीधे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकते हैं। अब देखिए आसान भाषा, ये आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक रूप से आप इसका मूल अधिकार का उपचार करा सकते हैं। वो कैसे? ये ध्यान दीजिए, जब आपका मूल अधिकार पर रोक लगाया जाता है किसी के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो आप मूल अधिकार, अपनी अधिकार को बचाने के लिए, अपनी अधिकार को मनाने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकते हैं। यदि व्यक्ति की मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इसमें ये कहा गया। और देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी अच्छी बात इसको बोले थे। भीमराव अंबेडकर जी इस संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी क्या बोले थे कि ये संविधान का आत्मा है। देखिए क्यों कहे थे? क्योंकि देखिए अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उस अधिकार को ले सकते हैं। तो यानी ये संविधान का आत्मा है, समझे ना? संविधान का ये आत्मा है, आप चाहें तो कोई आपका मूल अधिकार रोक नहीं सकता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला था, संविधान का उपचार है। तो चलिए ये तो हो गया। अब देखिए संविधान, जो संवैधानिक उपचार है कैसे कैसे किया जाता है, इसका उपचार कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ से पीआईएल डाल सकते हैं, पीआईएल याचिका होता है ये डाल सकते हैं, या रिट जारी करवा सकते हैं। यानी जो आप व्यक्ति आपके ऊपर मूल अधिकार का हनन करता है, तो आप दो तरह से आप संविधान कोर्ट में काम करवा सकते हैं। एक होता है लोकहितवाद, लोकहितवाद, लोकहितवाद हो गया, यानी इसमें जो कार्रवाई होता है वो तुरंत होता है पीआईएल डालने से। और जो रीट होता है, रीट में क्या करता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो एक आदेश जारी करता है, यानी जो व्यक्ति आपका हनन करता है मूल अधिकार का, उसके पास एक आदेश जारी करता है कि तुम मेरे पास आओ पहले, यानी ऐसे करने के लिए एक आदेश जारी करता है। और देखिए पीआईएल का जो सबसे पहले जो जन्मदाता कहा जाता है जस्टिस पीएन भगवती, यानी 1984 में ये पीआईएल का ये जन्मदाता कहा जाता है, यानी ये पीआईएल को बनाए थे। और जो पूरे विश्व में अगर पीआईएल की खोज कहाँ हुई थी, यानी पीआईएल कहाँ पर ये बनाया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इंग्लैंड में हुआ था। और जो रीट जारी करने का है, यहाँ पर देखिए जो रीट यहाँ पर जारी किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कौन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है, ये हम आपको बता दिए थे। अब देखिए इसमें जो रीट जारी होता है, यहाँ पर देखिए ये रहा, मूल अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, यानी आदेश जारी करता है, किसके खिलाफ? जो आपका मूल अधिकार का हनन करेगा उसके खिलाफ। तो ये कैसे क्या क्या होता है? पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, ठीक है? चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसे हाबियस कॉर्पस कहते हैं, हाबियस कॉर्पस, इसे हाबियस कॉर्पस कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। यानी देखिए इसमें ये कहता है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को
अपराध के मामले में 24 घंटे से अधिक उसे थाने में बंद की रहती है, तब ये जज आदेश जारी करता है। मान लीजिए किसी मामले में आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस का ये अधिकार दिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, यानी आदेश नहीं, ये संविधान में ऐसा कहा गया है कि अगर पुलिस आपको 24 घंटे तक ही रख सकती है, यदि उससे ऊपर 24 घंटे से ऊपर आपको थाने में बंद करती है, तो आप एक ये क्या करते हैं, 32 आर्टिकल 32 के हिसाब से आप हाबियस कर्पस जारी करवा सकते हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो इसके खिलाफ आदेश रिट जारी करेगा और इसमें ये कहेगा कि आप 24 घंटे से ऊपर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं और जल्द से जल्द उसको सशरीर, यानी उसे सशरीर मतलब उसे बिना नुकसान पहुंचाए आप कोर्ट में हाजिर करवाएं। ये आदेश जारी करता है पुलिस के खिलाफ, हाबियस कर्पस यही कहता है। तो पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब दूसरा जो है अधिकार परीक्षा, क्यों क्यों वारंटो वारंटो वारेंटो क्यों वारंटो इसको बोला जाता है। इसमें देखिए अधिकार परीक्षा को इसमें यह कहा गया कि जब कोई अधिकारी अपने अधिकार से बढ़कर काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, सरकारी हो गया, अपने अधिकार यानी जो उसका लिमिट है काम करने की दायरा है, उस दायरे से अधिक काम करता है या पब्लिक यानी जनता पर वो जैसे टूट पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई गाली गलौज ही कर लेता है, यानी समझ रहे हैं कि यानी जो उसका अधिकार है काम करने का वो काम ना करके कोई और काम कर रहा है, तो उसमें यह अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, रिट यानी को वारंटो रिट जारी किया जाता है। तो इस जैसे जेल की सज़ा पुलिस नहीं दे सकती, केवल कोर्ट ही सज़ा देता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो ये सज़ा कौन देगी? पहले तो आपको गिरफ्तार करेगी और 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में जारी करना होता है, लेकिन पुलिस क्या करती है, कोर्ट में जारी नहीं करती है। तब आपको कोर्ट में जारी नहीं करती, यानी आपको थाने में रखती है 24 घंटे से ज़्यादा, यानी अगर पुलिस कहेगी कि आपको जेल में डालेंगे, तो यानी वो जेल में डालने की सज़ा वो पुलिस का काम नहीं है, वो तो कोर्ट का काम है। लेकिन वो क्या किया है, जेल में डालने के लिए कहा है, लेकिन वो क्या किया है, अपने जो काम का दायरा है उससे बढ़कर यानी अधिकार, अपना अधिकार जताता है कोर्ट के ऊपर का। तो मतलब यही कहा गया कि जो अधिकार है किसी का, वो अपने अधिकार से अगर ज़्यादा काम कर देता है, तो ये रिट जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा, ये रिट जारी किया जाता है, को वारंटो, जिसे अधिकार परीक्षा बोला जाता है। तो यानी आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि जब आपका मूल अधिकार का हनन होगा, तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना मूल अधिकार को पा सकते हैं। अब जो आता है तीसरे नंबर पर आता है परमादेश। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परमादेश, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आदेश जारी किया जाता है। जैसे अब चलिए इसका थोड़ा अर्थ भी समझ लेते हैं। जब कोई अधिकारी अपने काम के प्रति उल्लंघन करता है, ये तो हम अधिकार परीक्षा में पढ़ लिए थे, यानी जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार के दायरे में न रहकर कोई और काम करता है, तब तो अधिकार परीक्षा लगता है। लेकिन परमादेश में क्या कहता है कि जब कोई अधिकारी अपने काम के प्रति वो उल्लंघन करता है, यानी जो काम दिया गया वो न करता है, यानी काम के प्रति ही उल्लंघन करता है, गलत गलत काम करता है, यानी कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो कोर्ट उसे परमादेश यानी आदेश जारी करेगा। ये कब होता है, केवल और केवल ये सरकारी कामों पर ही लागू होता है, जो सरकार के अधिकार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन पर लागू होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो यही है भाई कि लोग डर डर के, कर्मचारी डर डर के काम करते हैं कि कब पता नहीं बॉस निकाल दे काम से, तो यही तो डर का माहौल उसमें बना रहता है प्राइवेट सेक्टर में। और ये परमादेश पहले तो प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं होगा, फिर से ये नेताओं पर लागू नहीं होगा, यानी जो लीडर हैं उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है भाई, देख रहे हैं ना। इसे परमादेश को इंग्लिश में बोला जाता है मैंडमस, मैंडमस बोला जाता है, MANDAMUS, मैंडमस बोला जाता है परमादेश को, ये लिख लीजिएगा। अब आता है प्रतिषेध। ये कौन सा हम लोग बताए थे, ये तीसरा था। अब आता है चौथा, प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रतिषेध इसे बोला जाता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि जब कोई न्यायालय
देखिए ये न्यायालय, जब कोई निचली न्यायालय मतलब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इसके ऊपर हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो जब कोई निचली न्यायालय यानी इसकी निचली न्यायालय ये हुआ, इसकी निचली न्यायालय ये हुआ। तो जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन अपनी ऊपरी न्यायालय पर उस निचली अदालत पर यह प्रतिषेध जारी करता है। समझ रहे हैं? चलिए समझाता हूँ। जब कोई निचली न्यायालय यानी जो इसका अधिकार दिया गया है कि ये इतना काम तुम कर सकते हो, इतना ही काम करोगे, लेकिन ये क्या करता है उतना काम नहीं करता है, अपने अधिकार से ज़्यादा काम करता है। तब इसके ऊपरी न्यायालय, इसका जो ऊपरी न्यायालय है, ये मान लीजिए ये निचली न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो इसके ऊपरी न्यायालय हाई कोर्ट इसको प्रतिषेध रीट जारी करेगी, प्रोहिबिशन रीट जारी करेगी, प्रतिषेध। यानी मान लीजिए जब ऊपरी अदालत प्रतिषेध जारी करता है, जब मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट इस पर ये हाई कोर्ट पर प्रतिषेध जारी करता है, प्रोहिबिशन रिट जारी करता है, तो इसमें जो हाई कोर्ट में केस चल रहा होता है, यानी जिस केस का वो उल्लंघन किया है हाई कोर्ट, जब ये जारी करता है तो वो केस क्या होता है उस टाइम तक रुक जाता है, यानी उस पर कोई सुनवाई ही नहीं होता, वो केस को रोक दिया जाता है और ये केस इसके अंडर में आ जाता है, या इसको केवल समझाता है कि तुम अपने अधिकार से ज़्यादा काम कर रहे हो, ये बंद कर दो और इस केस को किसी और एंगल से जांच करो या आगे बढ़ाओ। तो ऐसा इसमें जारी प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाता है। अब आता है 5वें नंबर पर उत्प्रेषण। ध्यान दीजिए, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण 5वें नंबर पर है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेटियोरी, सेटियोरी बोला जाता है उत्प्रेषण। तो इसमें क्या कहता है उत्प्रेषण, ये जो उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है, इसमें ये कहा गया है जब कोई निचली अदालत, जब कोई निचली अदालत, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं तब आपको समझ आएगा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुकी हो, ठीक है, अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुकी हो, प्रतिषेध में तो कहा गया था कि वो अधिकार जब अभी केस जो चल रहा है और अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही हो तब ये प्रतिषेध जारी करता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जब ये निचली अदालत अपने अधिकार का उल्लंघन पहले ही कर चुकी हो, यानी केस का फैसला ये सुना चुकी है, तब आप यहाँ पर हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने के बाद ये हाई कोर्ट पर ही केवल लागू नहीं होगा, ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इसको ये आदेश जारी कर सकता है। तो केवल आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही समझा रहा हूँ कि जब कोई निचली अदालत, तो निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो यानी जो आप जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो ये हाई कोर्ट इसमें उत्प्रेषण रिट जारी करेगा और रिट जारी करने के बाद इसे कहेगा कि ये जो फैसला सुनाए हो ये गलत है और ये अपने अधिकार का तुम उल्लंघन किए हो। तो ये क्या होगा, यानी इसके ऊपर ही जो न्यायालय जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट को उत्प्रेषण जारी करता है, हाई कोर्ट केस क्या किया जाता है, यानी इसके जो फैसला जो सुनाया गया इसके केस को रद्द कर दिया जाता है और ये केस कहाँ स्थानांतरण हो जाता है, हाई कोर्ट में हो जाता है और इसके बाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो यानी उत्प्रेषण का जो आदेश है, रिट है, ये जारी होता है। तो ये सभी मूल अधिकार थे, ठीक है। मूल अधिकार को हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं। अब मूल अधिकार कितना था, मूल अधिकार 6 प्रकार का था और ये मूल अधिकार है ये आर्टिकल 12 से हमको 35 तक का बताता है मौलिक अधिकार। लेकिन हमारा हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हम लोग संवैधानिक अधिकार के रूप में यहाँ 32 तक पढ़ लिए हैं, जो इसका उपचार कैसे किया जाता है ये पढ़ लिए हैं। अब आर्टिकल चलिए 33 की बात करते हैं। 33 में कहा गया कि मौलिक अधिकार का संसद की शक्तियाँ, मौलिक अधिकार पर संसद की शक्तियाँ। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा में, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा हित है अगर कोई बात होता है तब संसद आपकी मूल अधिकार को रोक सकता है। मतलब समझे कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में अगर कोई मामला होता है तो संसद अगर चाहेगी तो आपकी क्या कर देगी, मूल अधिकार को रोक सकती है। जैसे मीडिया हो गया, सेना हो गया, मीडिया हो गया, तो इन लोग का मूल अधिकार को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, यानी खत्म नहीं किया जाता है, रोक दिया जाता है। मतलब इसका अगर आपके पास मूल अधिकार इस समय 100% है, ठीक है, तो इसमें सीमित करके आपको क्या कर दिया जाएगा, 50% पर ला दिया जाएगा। जैसे आप कोरोना टाइम में आप देखे होंगे, ऐसे ही कोरोना टाइम में आप देखे होंगे कि आपको सीमित कर दिया गया था मूल अधिकार, जो घूमने की स्वतंत्रता है वो सीमित कर दिया गया था। लॉकडाउन में ये कहा गया था कि अब आप घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये सीमित कर दिया गया था।
तो यही मूल अधिकार पर है जो संसद की शक्तियाँ यानी अधिकार होती है कि कैसे सीमित किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल हमको 33 बताता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। ये कैसे देखिए, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी जो मार्शल लॉ है लागू किया जा सकता है। यानी सेना का जो न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है तो वहाँ पर सेना का एक छावनी बना दिया जाता है। सेंसिटिव एरिया जैसे सेना का एक छावनी बना दिया जाता है और इसी में पूरी सेना लगभग यहाँ पर रहती हैं। और ये सेना सेंसिटिव एरिया जैसे किसी बॉर्डर के पास हो गया, कोई ऐसे संवेदनशील एरिया है जहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हमेशा होता रहता है, तो वहाँ पर सेना का छावनी बना दिया जाता है और वहाँ पर सेना का कानून ही लागू होगा। पूरे शहर में नहीं, वहाँ पर छावनी में, और इस छावनी में आप जा नहीं सकते हैं। यानी उनका ये अलग सा रूल, मान लीजिए वो संसद ही है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा उनका क्षेत्र में केवल सेना का कानून ही लागू होगा। तो आर्टिकल 34 बात करता है। तो आप भूल कर भी आज के बाद किसी सेना के छावनी में मत जाइएगा बिना परमिशन के, नहीं तो आपको वहीं पर कूट दिया जाएगा। अब आर्टिकल 35 की बात करते हैं। 35 में कहा गया है कि भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। यानी जो भाग 3 में जितने हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, इस पर चर्चा किया गया है और इसमें चर्चा की जानी चाहिए और क्या-क्या और मूल अधिकार हैं, इस पर संशोधन करके जोड़ा भी जा सकता है। ये आर्टिकल 35 कहता है। लेकिन याद करिए 2019 का जब 370 हटा था, तो साथ ही साथ 35 का ए भी हट गया था और 35 का ए में क्या था, ये हम लोग देखेंगे इसके थ्रू। तो इसके थ्रू चलिए देखते हैं ये क्या था, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। तो ये ये था कैसे कश्मीर में जो अधिकार दिए गए थे वो 35 ए बात करता है। तो 35 ए में क्या कहा गया था, 35 ए में क्या क्या था ये भी देख लीजिए। ये कहा था, थोड़ा इसका हाईलाइट हम कर देते हैं। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा को विशेषाधिकार देता है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, विधानसभा से कौन चुन कर आते हैं, विधायक चुन कर आते हैं विधानसभा में। तो यहाँ पर विशेष अधिकार दिया गया था। अस्थायी नागरिकों को कर्तव्यों को परिभाषित किया गया था। अभी एक एक करके समझिएगा। 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद ये जोड़ा गया था 35 ए को। 35 ए को 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। यानी वहाँ पर विशेष राज्य का मतलब वहाँ पर एक अलग से फ्लैग था, ठीक है, फ्लैग था, अपनी एक कानून थी, संविधान था ये, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। और इसका इतिहास बहुत पुराना है, आप यूट्यूब पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। और इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए विवाद क्या क्या आ गया था। एक चीज़ और नहीं पढ़े हैं आप, वो क्या है, जम्मू कश्मीर में गैर नागरिक से शादी करने पर महिला अस्थायी अधिकार खो देगी। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर की लड़की है अगर किसी अन्य राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो वो जम्मू कश्मीर से वो अपनी अधिकार को खो देगी। यानी जम्मू कश्मीर में जो जो अधिकार विशेष राज्य के दर्जा में जो जो अधिकार मिला है उसे वो अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसा इसमें कहा गया था। तो इसमें विवाद क्या था ये भी देख लें। इसमें 4 याचिकाएं 35 ए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। 4 याचिकाएं 35 के संविधान के अनुच्छेद 368, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे अनुच्छेद 368 आप पढ़ेंगे तो ये अनुच्छेद 368 ये कहता है कि इसमें संशोधन, यानी कोई भी आर्टिकल है संविधान में इसमें संशोधन किया जाता है। किसके थ्रू, आर्टिकल 368 के तहत। यहाँ आर्टिकल 368 कहता है कि आप संशोधन कर सकते हैं कोई भी आर्टिकल हो, और इसमें 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक 3 प्रकार से, मान लीजिए एक तो सुधार किया जाता है, तो वो कौन-सा, साधारण बहुमत द्वारा, और 2 होता है विशेष बहुमत, और तीसरा जो होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा। तो ये 368 कहता है। तो लेकिन इसमें क्या किया था, 35 ए का जो बिना 35 ए को जब जोड़ा गया था तो बिना 368 के संशोधन किए ही जोड़ दिया गया था 35 ए को। तो ये विवाद था और संसद के सामने पेश किए बगैर लागू किया गया था। तो भाई कितना इसमें गलत काम हुआ था ये आप देख सकते हैं। यानी जो भी आर्टिकल संशोधन किया जाता है संविधान में वो संसद में ही पेश किया जाता है, जो भी विधेयक लागू किया जाता है वो संसद में ही किया जाता है, लेकिन ये संसद में पेश किए बगैर ही लागू हो गया था भाई। अब देखिए संविधान में क्या क्या गलत काम हुआ था ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए जो 2019 में 370 हटा था तो साथ ही साथ 35 ए भी हट गया था। तो अब इसमें हटने पर क्या क्या हुआ था ये देख लीजिए। 41 अन्य राष्ट्रपति के आदेश पर कानून चुनौती दी जा सकेगी। राज्य के संविधान में बदलाव संभव है। यानी जो अलग से इसमें जम्मू कश्मीर में संविधान मिला था कि अलग राज्य के दर्जा में आप अलग फ्लैग रख सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, ये अब खत्म हो जाएगा। सदर सदर एवं रियासत पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री पर
पद पर मुख्यमंत्री हो जाएगा, यानी सदर ए रियासत पर राज्य पद पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री पद है। यानी अब इसको क्या हटने पर इसको जम्मू कश्मीर को अलग अलग भागों में, 2 भागों में बांट दिया गया। पहले तो ये जम्मू कश्मीर था, इसको क्या कर दिया गया, इसको लद्दाख बना दिया गया और यहाँ से जो है इसको जम्मू कश्मीर एक कर दिया गया। समझ रहे हैं, पहले लद्दाख इतना था लेकिन लद्दाख को बड़ा कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को छोटा कर दिया गया। लो भाई, अब पाकिस्तान वालों अब जम्मू कश्मीर मांगो, कौन सा जम्मू, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर 2019 में ये काम हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अधिकारों का प्रयोग होगा। यानी जम्मू कश्मीर में जो कहा गया था कि अलग राज्य होगा, अलग दर्जा इसको दिया जाएगा, तो आप जब पहले के जब जम्मू कश्मीर 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट यानी कोई हाई कोर्ट का आदेश, उसमें आयोग कोई अधिकार नहीं था कि कौन सा आदेश दिया जाए, कौन सा आदेश, वो अपना अलग सा संविधान था, अलग सा कानून बनता था। लेकिन ये सब अब हट गया। तो ये 35A हटने के बाद ही ये सब चर्चा हुई है। अब चलिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे, एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा याद करने योग्य है कि आर्टिकल 14, 20, अपने नोट्स में एक एक आर्टिकल खुद देखिएगा। आर्टिकल 14, 20, 21, 21 का ए, 23, 24, 25, 28, ये सभी जितने आर्टिकल्स हैं ये भारत के लोगों पर और जो भारत से दूसरे देश के आए हैं भारत में यानी विदेशी, उन उन पर भी ये लागू होगा। ये जितने आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल, ये थोड़ा लिखे नहीं, ये गड़बड़ कर दिए हैं। पहला जो हम बताए हैं कि 14, 20, 21, 21 का ए, फिर से 23, फिर से 24, 25, 28, यानी ये भारत के लोगों पर, इंडियन और फॉरेनर पर, दोनों पर लागू होगा। लेकिन ये दूसरा इसमें नोट करने वाली बात है कि अगर 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों पर ही लागू होगा, ये केवल भारतीयों पर लागू होगा। ठीक है, ये केवल भारतीयों पर लागू होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार ये कोई मूल अधिकार नहीं है। अगर मूल अधिकार में देखते हैं कि हमको भारत सरकार अस्थायी आवास दे, घर बना के दे, हमको एक बढ़िया से नौकरी दे, तो ये आपकी कोई मूल अधिकार नहीं है। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा, पढ़ लिख कर करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इसमें मूल अधिकार में नहीं गिना जाता है। मौलिक अधिकार यानी जो आपके मूल अधिकार हैं, अगर भारत में, देश में इमरजेंसी लग जाता है तो आपका जो 20, 21 और 22 जो हैं, 21 और 20 और 21 जो है, आपका कभी भी ये हटेगा नहीं मूल अधिकार। 20 और 21, 20-21 कभी भी नहीं हटेगा। लेकिन जो आर्टिकल, ये जो और भी आर्टिकल हैं मूल अधिकार जो हैं आपका, ये राष्ट्रपति हटा सकता है। कुछ टाइम के लिए हटाएगा, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, जब इमरजेंसी लगा हो तब। लेकिन 20 और 21 जो मूल अधिकार हैं ये कभी भी नहीं हटा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अब क्या कहता है, भारत में हड़ताल करना, चक्का जाम करना, ये आपका कोई मूल अधिकार नहीं है। बल्कि ये तो आप जब चक्का जाम करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो बल्कि दूसरे व्यक्ति का भी मूल अधिकार का हनन होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि आपका ये कोई मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को संसद अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। मूल अधिकार को संसद क्या करता है, अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। इसमें यह कहा गया है मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट है। देखिए इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में तथा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में। ये कहा गया कि जब आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए या हाई कोर्ट में चले जाइए। तो ये आर्टिकल 32 में कहता है संवैधानिक उपचार, यानी जितने भी मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप संवैधानिक उपचार करा सकते हैं आर्टिकल 32 के हिसाब से। लेकिन अगर आपका हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के हिसाब से आप चले जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये जितना मैंने आपको पढ़ाया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या आपको समझ नहीं आया वो डाउट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, ध्रुवा क्लास, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।